दुनिया का महान सेल्समैन लेखक आग मैंडिनो। दूसरा अध्याय। और इस तरह जल्द ही जबरदस्त पहरे के बीच दामकस्य से एक काफिला निकला जिसमें उन लोगों के लिए सोना और मालिकाना हक के सर्टिफिकेट थे जो हाफिज की हर बड़ी दुकान संभाला करते थे। जोप्पा में उबेस से लेकर पेत्रा के रियोल तक हाफिज के 10 मैनेजरों ने जब उनके रिटायरमेंट की खबर सुनी तो वे स्तब्ध रह गए। आखिरकार जब कारवां एंटीपात्रिस की अपनी बड़ी दुकान पर पहुंचा तो उनका मिशन पूरा हो गया। अपने वक्त का सबसे ताकतवर कारोबारी राजपाट खत्म हो चला था। उसका दिल उदासी से भारी था। इराश्मस ने अपने मालिक को खबर पहुंचाई कि उनके माल गोदाम खाली हो गए हैं और अब उनकी बड़ी दुकानों पर हाफिज का नाम नहीं रहा। दूत एक दरख्वास्त के साथ इराश्मस के पास आया कि वह फौरन पेरिस्टाइल में फव्वारे के पास अपने मालिक से आकर मिले। हाफिज ने अपने दोस्त के चेहरे को पढ़ते हुए पूछा, काम पूरा हो गया? जी मालिक। उदास मत हो मेरे अजीज, मेरे साथ आओ। पीछे की ओर संगमरमर की सीढ़ियों की ओर जाते हुए जब हाफिज और इराश्मस विशाल हॉल में चल रहे थे तब सिर्फ उनके जूतों की आवाज़ें गूंज रही थीं। हाफिज संतरे के पेड़ की लकड़ी से बनी तिपाई पर रखे चीनी मिट्टी से बने एक फूलदान के पास आकर रुके। धूप की किरणों ने कांच को सफ़ेद से बैंगनी रंग में बदल दिया। उनके बूढ़े चेहरे पर मुस्कान फैल गई। फिर दोनों दोस्त अंदर की सीढ़ियों से ऊपर की ओर गए। महल के गुम्मद के नीचे वह रास्ता एक कमरे की ओर जाता था। इराश्मस ने देखा कि सीढ़ियों के पास हमेशा हथियार से लैस एक पहरेदार खड़ा रहता था। वह वहाँ नहीं था। आखिरकार वे ऊपर पहुँचे और दम लेने के लिए दोनों कुछ देर रुके। फिर उन्होंने दूसरी मंजिल की ओर चढ़ना शुरू किया। ऊपर पहुंचने पर हाफिज ने अपनी कमर पेटी से एक छोटी चाबी निकाली। उन्होंने बारूद के भारी दरवाजे को खोला और उस पर झुके चरमराते हुए वह अंदर की ओर खुला। इराश्मस सकपका गया। उसके मालिक ने अंदर बुलाया और वह संकोचवश उस कमरे में बढ़ा जहां पिछले 30 सालों से किसी को भी जाने की इजाज़त नहीं थी। स्लेटी और धूल भरी रोशनी ऊपर के बुर्ज से आ रही थी। इराश्मस ने हाफिज की बाँह थाम ली। कुछ देर बाद उसकी आंखें धुंधली रोशनी की आदी हो गई। हल्की मुस्कुराहट के साथ हाफिज ने इराश्मस को कमरे में चलते हुए देखा जिसके कोने में देवदार के संदूक के अलावा और कुछ न था। उस पर धूप की किरणें पड़ रही थीं। क्या तुम नाउम्मीद नहीं हो गए इराश्मस? मेरी समझ में नहीं आ रहा क्या कहूँ मालिक। क्या तुम खाली कमरे को देखकर नाउम्मीद नहीं हुए? बेशक इस कमरे को लेकर लोगों के मन में तरह तरह की बातें उठती हैं। क्या तुम्हें इस राज को लेकर कभी हैरानी नहीं हुई कि इस कमरे में आखिर ऐसा क्या है जिसे मैं बरसों जी जान से महफूज रखता आया हूँ? इराश्मस ने हामी भरी। यह सच है। बरसों से लोग बातें करते आए हैं कि आखिर मालिक ने बुर्ज में क्या छिपा कर रखा है। हाँ मेरे दोस्त, उनमें से बहुत सी बातें मैं सुन चुका हूँ। कहा गया है कि यहाँ हीरो से भरे पीपे हैं, सोने की असरफियाँ या जंगली जानवर या दुर्लभ पक्षी हैं। एक बार कालीन बेचने वाले एक फारसी व्यापारी ने इशारे में कहा था, यहाँ मेरा जनान खाना है। लिशा इस बात पर बहुत हंसी थी कि मैं रखेलों को रखता हूँ, लेकिन जैसा कि तुम देख रहे हो एक छोटी संदूक के अलावा यहाँ और कुछ नहीं है। अब आगे बढ़ो। दोनों आदमी संदूक के पास आकर झुके। हाफिज ने सावधानी से संदूक पर लगी चमड़े की पट्टी खोली। उन्होंने लकड़ी से निकले देवदार की खुशबू को सूंघा
और आखिरकार उन्होंने संदूक के ऊपरी हिस्से को अंदर की ओर दबाया तो वह धीरे से खुल गया। संदूक में रखी चीज़ों को देखने के लिए इरास्मस हाफिज के कंधों के ऊपर से झांकने लगा। उसने हाफिज को देखा और ताज्जुब होकर अपना सर हिलाया। संदूक में सूचियों के अलावा और कुछ न था, चमड़े की सूचियाँ। हाफिज ने आहिस्ता से एक सूची को उठाया, कुछ देर उसे अपनी छाती से लगाया और आंखें बंद कर ली। उनके चेहरे पर शांति फैल गई। उम्र की लकीरें मानो मिट गई थीं। फिर वे उठे और संदूक की ओर इशारा किया। अगर यह कमरा छत तक हीरो से भरा होता तो भी उनकी कीमत इस मामूली लकड़ी के बक्से से ज़्यादा ना होती जिससे तुम्हारी आंखें देख रही हैं। वो सारी कामयाबियाँ, खुशियाँ, प्यार, मन की शांति और जो दौलत मैंने कमाई है वो सब सीधे सीधे इन चंद सूचियों की बदौलत है। मैं इनका और उस महान आदमी का कर्ज कभी नहीं चुका पाऊंगा जिसने इन्हें मुझे सौंपा था। इरास्मस हाफिज के लहजे को सुनकर डर गया। उसने पूछा, क्या आप इसी राज का जिक्र कर रहे थे? क्या इस संदूक का ताल्लुक उस वादे से है जिसे आपने अभी पूरा करना है? तुम्हारे दोनों सवालों का जवाब हाँ है। इरास्मस ने अपने माथे पर पसीना पोंछा और हैरत भरी आंखों से हाफिज को देखा। इन सूचियों में ऐसा क्या लिखा है कि इनकी कीमत हीरो से भी ज़्यादा है? सिर्फ एक को छोड़कर इन सभी सूचियों में एक सिद्धांत है, एक कानून या एक बुनियादी सच लिखा है, एक अनोखी शैली में, ताकि पढ़ने वाला उसके मायने समझ सके। बेचने की कला पर महारत हासिल करने के लिए आदमी को हर सूची में दिए गए राज को सीख कर उस पर अमल करना होगा। इन सिद्धांतों पर महारत हासिल करने के बाद उसके पास इतनी ताकत होगी कि वह जितनी दौलत कमाना चाहता है उतनी दौलत जमा कर सके। निराशा के साथ इरास्मस ने सूची को देखते हुए पूछा, उतनी दौलत जितनी आपके पास है? अगर वह चाहे तो उससे कहीं ज़्यादा। आपने कहा कि सिर्फ एक को छोड़कर बाकी सभी सूचियों में बेचने के सिद्धांत हैं। उस आखिरी सूची में क्या है? आखिरी सूची, जैसा कि तुम कह रहे हो, दरअसल पहली सूची है जिसे पढ़ना बेहद ज़रूरी है क्योंकि हर सूची को नंबर दिया गया है और उन्हें एक खास सिलसिलेवार ढंग से पढ़ा जाना चाहिए। और पहली सूची में वो राज है जिसे पूरे इतिहास में सिर्फ चंद समझदार लोगों को ही दिया गया है। हकीकत में पहली सूची बेहद असरदार ढंग से सीखने के उन तरीकों को सिखाती है जो दूसरी सूची में भी लिखा गया है। लगता है इस काम पर कोई भी महारत हासिल कर सकता है। बेशक यह बेहद आसान है, बस शर्ते वह वक्त दे और पूरी लगन के साथ सीखे जब तक कि हर सिद्धांत उसकी शख्सियत में नहीं उतरता, जब तक कि हर सिद्धांत को वह अपने जीवन में उतार नहीं लेता। इरास्मस ने संदूक में से एक सूची निकाली। अपने अंगूठे और उंगलियों के बीच हल्के से पकड़ते हुए उसने हाफिज को सूची दिखाते हुए पूछा, माफ़ी चाहता हूँ मालिक, लेकिन आपने अब तक इन सिद्धांतों को दूसरों को क्यों नहीं बताया, खासकर उन लोगों को जिन्होंने बरसों आपके लिए मेहनत की। आपने बाकी मामलों में हमेशा उदारता दिखाई है, तब फिर ऐसा क्यों है कि जिन लोगों ने आपके लिए बेचने का काम किया उन्हें आपने इन बेशकीमती अल्फाजों से दूर रखा? आखिर वे भी दौलतमंद बन सकते थे। कम से कम इस बेशकीमती ज्ञान के साथ वे और ज़्यादा सामान बेच पाते। आपने इतने बरसों इन सिद्धांतों को अपने पास क्यों रखा? मेरे पास और कोई चारा न था। बरसों पहले जब मुझे यह सूची सौंपी गई थी तब मुझसे शपथ ली गई थी
कि मैं इन सूचियों को सिर्फ एक आदमी को दिखाऊंगा। उस अजीबोगरीब वादे की वजह क्या हो सकती है, यह मैं आज तक नहीं समझ पाया, लेकिन मुझे हुक्म दिया गया था कि मैं इन सूचियों के सिद्धांतों को अपने जीवन में उतारूं, तब तक जब तक कि कोई ऐसा आदमी नहीं आ जाता जिसे मदद और मार्गदर्शन की बेहद ज़रूरत हो। मेरी जवानी के दिनों से भी कहीं ज़्यादा मुझसे कहा गया था कि कुछ संकेतों के जरिए मैं उस आदमी को पहचान लूँगा जिससे मुझे इन सूचियों को सौंपना होगा, यह जानते हुए भी कि हो सकता है वह आदमी इस बात से बेखबर होगा कि वह इनकी तलाश कर रहा है। मैंने बड़े धीरज के साथ इंतज़ार किया और इंतज़ार के दौरान मैंने इन सिद्धांतों को अपने जीवन में उतारा क्योंकि मुझे इसकी इजाज़त मिली थी। सूचियों के ज्ञान की बदौलत मैं उस मुकाम पर पहुंचा जिसे बहुत से लोग दुनिया का महान सेल्समैन कहते हैं, ठीक उस आदमी की तरह जो मेरी तरह अपने ज़माने में दुनिया का महान सेल्समैन था और जिसने मुझे इन्हें सौंपा। इरास्मस, आज शायद तुम समझ पाओगे कि इन बरसों में क्यों मेरे कुछ फैसले तुम्हें अजीबोगरीब और नामुमकिन लगे होंगे, लेकिन फिर भी वे कामयाब साबित हुए। मुझे इन सूचियों ने हमेशा से फैसले लेने में मदद की है, इसलिए मैंने सोने की असरफियाँ अपनी अक्लमंदी से नहीं कमाई। मैंने जो कुछ कमाया मैं उसका सिर्फ जरिया भर हूँ। क्या आप अब भी यह मानते हैं कि इतने बरसों बाद वो आदमी आएगा जो आपसे इन सूचियों को लेगा? हाँ, हाफिज ने हल्के हाथों सूचियों को फिर से संदूक में रखा और उसे बंद किया। बैठे बैठे ही उन्होंने कहा, क्या तुम उस दिन तक मेरे साथ रहोगे इरास्मस? नर्म रोशनी में मुनीम ने अपने हाथ बढ़ाकर हाफिज के हाथ को पकड़ा। उसने एक बार सर हिलाकर अपनी सहमति दी और कमरे से यूं निकल गया मानो उसके मालिक ने बिना कहे ही उसे जाने की इजाज़त दी हो। हाफिज ने संदूक पर फिर से चमड़े की पट्टियां बांधी और चलकर छोटे बुर्ज की ओर गए। वे उसमें से गुजरते हुए गुम्मद के चारों ओर घिरे मचान पर खड़े हो गए। बूढ़े आदमी के चेहरे पर पूर्व से आती हवा का झोंका लगा। उसमें सुदूर झीलों और रेगिस्तान की खुशबू थी। वे दामकस्य की ऊपरी छत पर खड़े थे। उनके चेहरे पर एक मुस्कान तैर गई। उनकी यादों ने छलांग लगाई जो उन्हें उनके पुराने वक्त में ले गई। यू आर लिसनिंग ब्रेन आइडियो। इस वीडियो को लाइक व चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और मेरी नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आता रहे, इसके लिए बेल आइकन को दबा दें। राधे राधे।